हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी और कंचन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी करंट अफेयर्स की दूसरी दिन है आज, ठीक है, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका दूसरा दिन है और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को सेशन आप काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर भी कीजिए ताकि और भी एस्पिरेंट जो है इससे कनेक्ट हो सके। तो आइए बिना समय गवाए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली न्यूज़ है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से लिया है। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिक्स को, जो कि आपके मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हो पेपर 2 में आपको इससे क्वेश्चंस लिखने होते हैं, देखने को भी मिलता है आपको क्वेश्चंस इससे, और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए पहला जो टॉपिक है ब्रिक्स का विस्तार। ये न्यूज़ में था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स का ना विस्तार किया जा रहा है। विस्तार बोले तो क्योंकि पहले ब्रिक्स में 5 कंट्रीज थी, लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है। तो अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स में कितने कंट्री शामिल हो गए हैं, तो 10 कंट्री शामिल हो गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं ये क्यों न्यूज़ में था। तो 1 जनवरी 2024 को शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्था के समूह ब्रिक्स में 5 पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो ब्रिक्स 5 कंट्री वाला जो समूह था, अब उसमें जो नई 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है उसको शामिल किया जाएगा। और ये डिक्लेयर कब किया गया है, तो 1 जनवरी 2024 को डिक्लेयर किया गया है। और देखिएगा इसमें कि यह घोषणा जो है रूस द्वारा वर्ष 2024 की अध्यक्षता ग्रहण करने की बात की गई है। यह डिक्लेरेशन कब हुआ है, जब रूस ने ब्रिक्स की अध्यक्षता को इस पर संभाला है। तो इस अध्यक्षता के दौरान ही उन्होंने इस टाइप का घोषणा किया कि अब जो 5 नई उभरती अर्थव्यवस्था है उसको ब्रिक्स में क्या किया जाएगा, तो शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति जो रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा घोषणा किया गया कि ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का निकाय बन गया है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं। बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ये रामबाण है, ठीक है। कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं, तो मिस्र हो रहा है, इथोपिया हो रहा है, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। फिर से हम देखेंगे कौन कौन सा है, मिस्र है, इथोपिया है, सऊदी अरब है, ठीक है, यूएई है, और कौन सा है आपका, ईरान है। ये 5 देश क्या हुए हैं, तो ब्रिक्स में सम्मिलित हुए हैं। अगस्त 2023 में जब ये ब्रिक्स का सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हो रहा था, जोहान्सबर्ग कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। तो इसमें ब्रिक्स नेताओं ने 1 जनवरी 2024 से अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। मतलब लास्ट ईयर जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया था ब्रिक्स के सदस्य देशों ने कि देखिए अब अर्जेंटीना के साथ 6 सदस्य जो देश है उनको भी शामिल किया जाएगा। बट क्या हुआ ना कि अभी हाल में ही अर्जेंटीना के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि अभी हम रेडी नहीं हैं, ठीक है, इसमें शामिल होने के लिए। तो अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, उन्होंने कहा कि अभी हम इस प्रस्ताव को वापस लेते हैं जो ब्रिक्स में सम्मिलित होने का प्रस्ताव था। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पहले पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से देश सम्मिलित हुए हैं और किस देश ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया ब्रिक्स में सम्मिलित होने से। तो अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति जी है उनका नाम क्या है, तो जेवियर माइली नाम है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखें, अब चूंकि ब्रिक्स चर्चा में है, ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में स्टैटिक्स जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो ये जो है 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था, जिसमें ब्राजील है आपका, ठीक है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था का क्या है, तो एक समूह है। और देखिएगा 2006 में इसका अनौपचारिक रूप से इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, किसका, ब्रिक्स का। लेकिन जब 2006 में इसकी स्थापना हुई थी ना, तो ये किस नाम से जाना जाता था उस टाइम पे जाना जाता था ब्रिक के नाम से, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ है, तो ये 2010 में शामिल हुआ। उसके बाद से ये क्या कहलाने लगा, तो ये कहलाने लगा ब्रिक्स कहलाने लगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ, तब इसको ब्रिक के नाम से जानते थे।
और जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो इसको किसके नाम से जाना जाने लगा, ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। और अभी 2024 में जब रसिया ने इसकी कमान संभाली अध्यक्षता के रूप में, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का नहीं बल्कि इसमें 10 देश क्या हो गए हैं, तो शामिल हो गए हैं। 5 देश आपको पता है, और 5 देश कौन कौन से हैं, तो आपका मिस्र है, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई है। ठीक है, अर्जेंटीना ने क्या किया, इस प्रस्ताव को वापस ले लिया कि अभी हम शामिल होने के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, नवीनतम राष्ट्रपति जो भी बने हैं, तो जेवियर माइली है। ठीक है, हमने रिवाइज भी कर लिया इसको। अब देखिए इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ठीक है, क्योंकि आप देखो 69 के प्रीलिम्स में, 69th वाले प्रीलिम्स में उस टाइम पे G20 बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो G20 से उन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि कहाँ हुआ, किसने अध्यक्षता किया, मतलब इसने ना सोच के परे क्वेश्चन पूछ दिया था कि कितने मतलब कितने जीडीपी का G20 जो है वो नेतृत्व कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ब्रिक्स में लगाया है कि ब्रिक्स जो है विश्व की आबादी का 40% से अधिक, 40% से अधिक करेगा ही, क्योंकि आप देखो ये ब्रिक्स में जो 5 कंट्री है उसमें चाइना भी शामिल है और हमारा इंडिया भी शामिल है, और दोनों अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है वो ऊंचे स्तर पे, चाइना इंडिया। तो इस टाइप से देख सकते हो। तो ये जो ब्रिक्स है वो विश्व का 40% से भी मैक्सिमम क्या है, तो आबादी है। ठीक है, और ये वैश्विक जीडीपी में कितना रोल निभाता है अपना, तो लगभग 25%, मतलब 1/4 जो है ये वैश्विक जीडीपी में अपना रोल निभाता है। कौन, तो ब्रिक्स। और देखिए इससे पॉइंट कि 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, जिसको ब्रिक्स बैंक के भी नाम से जाना जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2014 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेकंड टॉपिक पे चलेंगे। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सेकंड टॉपिक है कि 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन क्या बोलते हैं। अगर आपने मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन देखने का मतलब है अगर बीपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी यूपीएससी का क्वेश्चन आपको देखना है, ताकि आइडिया लगे कि और क्या लेवल हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को वर्तमान में बताइए। प्रासंगिकता बोले तो क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी उस टाइम पे क्या रेलिवेंट है वर्तमान दौर में भी। तो आप समझिए, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा अगर रेलिवेंसी नहीं होती तो क्या इस सम्मेलन का आयोजन होता, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मुद्दे को उठाया गया है। गाजा पट्टी वाला सारा मुद्दा उठाया गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। तो देखते हैं 19वां जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है, तो कंपाला कहाँ पे है, तो युगांडा में है। और कब से कब तक हो रहा है, 15 से 20 जनवरी 2024 को इसको स्टार्ट किया गया है। अगर आपको पता है तो ये प्रत्येक 30 वर्षों पे क्या होता है, तो आयोजित होता है। ठीक है, इसका सम्मेलन का आयोजन होता है किसका, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रत्येक 3 वर्ष पे। और 2024 से 2027 तक इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेगा युगांडा। ठीक है, और युगांडा के कंपाला में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार अगर आप इसका देखोगे इसका विषय क्या है, तो इसका विषय जो है उसको देखिए, इसका विषय क्या है, तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग में वृद्धि। ठीक है, मतलब साझा वैश्विक समृद्धि, अगर वैश्विक समृद्धि करना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सहयोग में भी वृद्धि करनी होगी। क्योंकि आप लोग देखिए ना, विदाउट कॉपरेशन, ठीक है, विकास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा क्या मुश्किल होता है, अगर आप किसी काम को सहयोग से करोगे ना, कॉपरेशन से करोगे, तो वो काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, और जब यूनिटी होती है, जब सहयोग होता है ना, उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता है। बहुत ही एक फेमस आप कहानी सुनते होंगे इससे रिगार्डिंग कि एक फादर जो है वो अपने बच्चे को बुलाते हैं। ठीक है, सारे 4-5 बच्चे रहते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको एक एक लकड़ी देते हैं। ठीक है, सभी ने सुना होगा ये वाला कहानी। एक एक लकड़ी देते हैं और बोलते हैं तोड़ो इसको। तो वो चारों जो बच्चा रहता है ईजिली एक एक लकड़ी को तोड़ लेता है। बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, चारों लकड़ी को पैक कर दिया। ठीक है, एक साथ बांध दिया। अब बोला एक एक को कि अब तोड़िए इसे, तो वो लोग उसको तोड़ नहीं पाए। ठीक है, तो इससे ना
उन पापा जी ने उनको क्या मैसेज दिया, उनको मैसेज दिया कि जब तक आप लोग अलग अलग रहोगे ना तो आपका तोड़ना आसान होगा आपको, लेकिन अगर आप साथ में रहते हो तो आपको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है, एकता में बहुत पावर है। ठीक है, तो आप इस थीम को समझ सकते हो। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो हमारे माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने क्या किया है, इस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इसका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, युगांडा वर्ष 2024 से 27 के दौरान नाम समूह की अध्यक्षता करेगा। अब हम थोड़ा सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो इस शब्द का प्रयोग पहली बार यूएन में, मतलब संयुक्त राष्ट्र में, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि वीके मेनन द्वारा वर्ष 1953 के अपने संयुक्त राष्ट्र भाषण के दौरान किया गया। बहुत वीवीआई है। कैसे वीवीआई है, तो सबसे पहले इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में किसने सोचा, किसकी दिमाग की उपज थी ये, तो मेनन जी के दिमाग की उपज थी। वीके मेनन जो है उनके, वो स्थायी प्रतिनिधित्व थे किसके, तो यूएन के। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे ऐसा सोचा। फिर 1954 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस आंदोलन की नींव पड़ती है उनके द्वारा, और फाइनली 1961 में, ठीक है, कब, 1961 में बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया में है, इसका पहला सम्मेलन होता है और इसकी औपचारिक रूप से स्थापना होती है। किसकी, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। आप अगर देखिएगा, थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। 1945 में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इस नाम में ना, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक देश वो देश थे जो ना तो यूएसए के विचारधारा से सहमत थे, ना ही यूएसएसआर के। मतलब वो चाहते थे ना तो हम यूएसए के पक्ष में जाए और ना ही यूएसएसआर के। तो इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रहना पसंद किया और इस आंदोलन को अपनाया। किसको, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को। इसके संस्थापक देश कौन कौन थे, भारत, युगोस्लाविया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसके सदस्य देश 120 है। पर्यवेक्षक संगठन कितने हैं, 10 है। और पर्यवेक्षक कितने हैं देश, तो 17 देश पर्यवेक्षक है। इसका आयोजन सामान्य रूप से प्रत्येक 3 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो कंपाला जो कि युगांडा में है। 2024 से 27 तक कौन रहेंगे इसके अध्यक्ष, तो युगांडा देश रहेगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे। आगे देखिए, अगला टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, मैं आपको वैसे ही टॉपिक करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। हिस्ट्री। अब देखिए, लोग हिस्ट्री को समझते हैं कि जो बीता हुआ कल है बस वही हिस्ट्री है। अब जो एक बार पढ़ लिया हमने पढ़ लिया। कैसे अपडेट करना है ना, दूसरों से कैसे अलग होना है, ये करंट अफेयर्स आपको सिखाते हैं। और इस वाले टॉपिक से आपको पता चलेगा कि मैम क्यों इतनी बार बार बोलती करंट अफेयर्स पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, इसलिए बोलती हो। अब आपको पता चलेगा। देखिए, वडनगर जो है वो भारत का सबसे प्राचीन जीवित शहर है। और इसको किसी एक यूनिवर्सिटी ने नहीं, बल्कि संयुक्त रूप से 4-5 यूनिवर्सिटी के द्वारा अध्ययन करके बताया गया कि ये वडनगर जो है, जो कि गुजरात में है, ये भारत का सबसे प्राचीन जीवित क्या है, तो स्थल है। ठीक है, शहर है। तो देखिए इसके बारे में, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जेएनयू, डेक्कन कॉलेज के वैज्ञानिक द्वारा। मतलब इतने इंस्टीट्यूशन के द्वारा अध्ययन करके बताया गया कि जो वडनगर है ना, ये भारत का सबसे क्या है, प्राचीन जीवित शहर है। जीवित समझ रहे हो, जीवित बोलने का मतलब ये अच्छे खासे टाइम तक क्या था, इसका चल रहा था। ठीक है, मतलब ये अस्तित्व में था, कहने का मतलब ये है। अब देखिए इस अध्ययन में क्या बताया गया, इस अध्ययन में ये बताया गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका जब डिक्लाइन हो गया था, उसका जब पतन हो गया था, उसके बाद वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण मिलता है। मतलब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, कब हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, अप्रोक्स 1750 में। फिर आप देखते हो कि 1500 से वैदिक युग स्टार्ट हो जाता है, तो बीच में आपको कुछ गैप देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि आईवीसी का जब पतन हुआ था उसके बाद भी ये जो वडनगर वाला इलाका है, इसमें सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे क्या संभावना बन जाती है,
इससे ये संभावना बन जाती है ना कि ये जो कहा जाता है कि अंधकार युग के बारे में, कि इसके बाद जो है अंधकार युग आया, वो एक मिथक साबित हो जाता है। ठीक है, मिथक इन द सेंस, इस सेंस में साबित हो जाता है, हिस्टोरियंस बता रहे हैं कि अगर अंधकार युग रहता तो ये प्रमाण कहाँ से मिलता हमें वडनगर का। अगर वडनगर का प्रमाण मिल रहा है, इट मीन्स अंधकार युग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, मिथक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए और क्या बता रहे हैं कि यहाँ से 800 ईसा पूर्व के, 800 ईसा पूर्व बोले तो आप देखते हो कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक पीरियड चलता है। ठीक है, और इसे में आप महाजन पद को भी देखते हो इसके बाद का। तो 800 ईसा पूर्व के मानव बस्ती के सबूत मिले हैं जो उत्तर वैदिक पूर्व बौद्ध महाजन पद के समकालीन हैं। ठीक है, इसके जो प्रमाण मिल रहे हैं ना वो इसके समकालीन दिख रहे हैं, इसके कंटेम्प्रेरी दिख रहे हैं, किसके, वैदिक एज के, ठीक है, महाजन पद के और पूर्व बुद्ध के। तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि अंधकार युग वाला जो कॉन्सेप्ट था ना बीच में, वो क्या है, वो मिथक लग रहा है। ठीक है, किसके मिल जाने से, वडनगर स्थल के मिल जाने से। और बोल रहा है कि यहाँ के उत्खनन से 7 सांस्कृतिक चरणों की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। मतलब जब वडनगर का उत्खनन हुआ ना, जब उत्खनन हुआ वहाँ का, तो पता चलता है वहाँ से कितनी चरण के संस्कृतियों के बारे में, 7 चरणों के संस्कृतियों के बारे में। जैसे कि इससे मौर्यों के बारे में पता चलता है। ठीक है, इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन, ठीक है, हिंदू, सोलंकी, सल्तनत, मुगल इत्यादि के बारे में यहाँ के उत्खनन से पता चलता है। ठीक है, अब वडनगर के बारे में देखोगे, थोड़ा ज्योग्राफिकल चीज देख लीजिए, तो ये भारत के उत्तरी गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा फैक्ट पता चला है यहाँ से। तो ये जो फैक्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये इंपॉर्टेंट जाती है एग्जाम के लिए। तो गुजरात के किस जिले में मिला है, तो मेहसाना जिले में। क्या, तो वडनगर, जो भारत का सबसे प्राचीन जीवंत क्या है, तो शहर है। इसका अन्य नाम क्या है, तो वृद्धनगर है, आनंदपुर है और अनंतपुर है। मान लीजिए अगर वडनगर ना देखे, ठीक है, अगर ये नाम भी आपको दिखे तो आपको क्या समझना है कि भाई ये जो है वो प्राचीन जीवंत क्या है भारत के, तो शहर है, वृद्धनगर, आनंदपुर और अनंतपुर। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, ओडिशा गवर्नमेंट सिक्स अर्जेंट डिप्लॉयमेंट कुमकी एलिफेंट फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है ना, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु के गवर्नमेंट से कहा कि आप जो है हमारे यहाँ क्या भेजिए, तो कुमकी एलिफेंट भेजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कैसे फेडरलिज्म से इसको जोड़ सकते हो। देखते हो ना, संघात्मक शासन, राज्यों के बीच और केंद्र के बीच सहयोग होना चाहिए। आप इसको कैसे जोड़ सकते हो, राज्य और राज्य के बीच में सहयोग होना चाहिए। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको ना यूज कर सकते हो अपने पेपर 2 में पॉलिटी के। क्या है ना, इन्होंने क्यों ऐसा अपील किया तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि आप कुमकी हाथी को हमारे यहाँ पे भेजिए, क्योंकि एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है ना कि मतलब ये हाथी जो है ना वो मानव और हाथियों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या परिणाम हो रहे हैं ना कि उड़ीसा में 230 इनकाउंटर्स हो गए हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड एलिफेंट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। अगर आप 2023-2024 का वित्तीय वर्ष में देखो तो 203 एनकाउंटर्स हुए हैं। ठीक है, मतलब कि हाथियों के द्वारा मानव की मौत हो गई है। ठीक है, कितने, 230। और इन द एनकाउंटर्स 139 ह्यूमंस हैड वन किल्ड एंड 108 इंजर्ड। मतलब इतने ह्यूमंस जो है वो मारे गए हैं। ठीक है, और इतने जो ह्यूमंस है 108 वो क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं। आई बात समझ में यहाँ तक। अब आप सोचोगे इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर तो जानकारी थी बस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला फैक्ट कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट से अपील की है कि आप हमारे यहाँ कुमकी हाथी भेजिए। ठीक है, तो कुमकी हाथी किधर का है, तो तमिलनाडु का है। तो कुमकी हाथी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ना पालतू एशियाई हाथी है। कौन, कुमकी हाथी। इसको ना प्रशिक्षण जो है उपद्रवी या घायल जंगली जानवरों को भगाना, पकड़ना या बचाना सिखाया जाता है। मतलब सिंपल सा फॉर्म में समझिए
कि कुमकी हाथी है ना, उसको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर वे में कि आपको कैसे बचाना है लोगों को, ठीक है, जानवरों से कैसे टैकल करना है, ये सारा कुमकी हाथी को ना ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपील किया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारे यहाँ कुमकी हाथी भेज दीजिए, हमारे यहाँ बहुत ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। तो ये एक लाइन मात्र, बस अगर आप आपको एक लाइन याद है ना ये वाला, कि ओडिशा गवर्नमेंट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से कुमकी हाथी की अपील की है, मांगने की अपील की है, तो इसको आप फेडरलिज्म जब लिखने के लिए आए और उसमें एक लाइन में आप यूज कर दोगे राज्यों राज्यों के बीच संबंध दिखाने के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा आप खुद समझिए, इमेजिन कीजिए कि आपका आंसर कितना अच्छे लेवल का होगा कि आप करंट से इसको क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। उपयोग क्या है इसका, तो इन्हें जंगली हाथियों को पकड़ने और वश में करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कुमकी हाथी को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जंगली हाथी को आपको वश में करना है। घायल या फंसे हुए जंगली हाथियों को बचाने या चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए। और कुमकी हाथी को मलयालम में क्या कहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में तो आप देखते हो कौन सी लैंग्वेज चलती है, मलयालम, तो मलयालम इसको थापना कहते हैं। क्या कहते हैं, थापना, ठीक है। तो कुमकी हाथी को मलयालम में क्या कहते हैं, थापना। तो आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम अंतिम टॉपिक पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज अगेंस्ट फेडरलिज्म, ठीक है, द हिंदू का आर्टिकल था जिसको मैंने यहाँ पे लिया है। ये सारी जनवरी की न्यूज़ है क्योंकि हम जनवरी से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स को सेशन को। तो आप देख रहे हो एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, इसको ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहा है और चर्चा में अब ये बहुत रेलिवेंट भी है क्योंकि इस साल ही लोकसभा की इलेक्शन है, ठीक है, और आगामी वर्ष में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होगा। तो इसमें बताया जा रहा है ना आपको कि कैसे एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, ये आर्टिकल था। तो आइए इसको हम देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्यों चर्चा में है। तो इन सितंबर 2023 the union government set up high level committee on one nation one election under the chairpersonship of former president of India रामनाथ कोविंद। मतलब कि एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति बनी है वो किसके अंडर में बनाई गई है, किसके नेतृत्व में बनाई गई है, तो हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में बनाई गई है। अब एक नेशन एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आप देखो भारत में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, ठीक है, आपको पक्ष में भी सोचना है और विपक्ष में भी सोचना है क्योंकि यू आर फ्यूचर ऑफिसर, ठीक है। तो आपका एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए कि आप हर एक चीज़ के बारे में आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव, मतलब दोनों तरीके से सोच सको कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो अभी देखते हैं कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब क्यों जरूरत है इसका। आप देखिए अभी रिसेंट में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, फिर अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, आगामी वर्ष में फिर बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो कंटिन्यू इलेक्शन होने से क्या होता है ना, एक तो पैसे बहुत खर्च होते हैं ना पैसे खर्च, फिर आचार संहिता लागू हो जाता है, तो उस टाइम पे नियम कानून ये सबको भी देखना पड़ता है। तो बहुत अभी हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, चुनौतियाँ क्या क्या है, वो सारे कुछ को देखेंगे। तो पहला, भारत में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, इसलिए भी एक देश एक चुनाव की आवश्यकता है। बार बार चुनाव होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, होता ही अस्त व्यस्त, कभी उधर से स्पीकर हो रहा है कभी उधर से स्पीकर हो रहा है, ठीक है। इस साल अभी जाओ वोट डालने के लिए, ठीक है, फिर सोचो कि अगले साल हो रहा है, अभी देखिए लोकसभा का इस साल है तो आप जाओगे वोट डालने, फिर हम बिहार की ही वासी है तो अगले साल जब बिहार विधानसभा का इलेक्शन होगा तो फिर उसमें जाएंगे वोट डालने के लिए, प्रचार प्रसार होता है तो उससे भी तो बाधा होती है, ट्रैफिक होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। चुनावों को लेकर राजनेताओं की व्यस्तता से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अभी देखिए, ठीक है, मैं किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा से न्यूट्रल पक्ष रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आप देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो नेता जो होते हैं वो हम अपने प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। अब प्रचार प्रसार में लगते हैं ना तो उनको चूंकि चुनाव का प्रचार प्रसार करना होता है, तो इसका परिणाम ये होता है ना कि जो उस टाइम पे जो मुद्दा होता है, जो रेलिवेंट होता है कि उसको मुद्दा को उठाना है, ठीक है, उस पर काम करना है, वो कहीं ना कहीं गौन हो जाता है, कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि नेता क्या होते हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं। अब क्या देखिए, बार बार होने वाले चुनावों से राजनीतिक दल और अन्य हितधारकों द्वारा अत्यधिक खर्च किया जाता है। चुनाव में प्रचार प्रसार में खर्च तो होता ही है,
बार बार होने वाले चुनाव जाति, धर्म और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये किसी से नहीं छिपा है, बहुत हावी हो जाता है। ठीक है, आप देखिएगा बहुत सारे आपको ऐसे न्यूज़ में देखने को मिलता है, ठीक है, कि चुनाव के टाइम पे तो ये और हाईलाइट हो जाता है मुद्दा कि आज यहाँ पे धर्म के नाम पे ये लोग लड़ गए, यहाँ पे जाति के नाम पे ये मुद्दा हो गया, ये क्राइसिस हो गया, वो क्राइसिस हो गया। तो ये आपको चुनाव के दौरान और ज़्यादा हाईलाइट वे में देखने को मिलता है। इसलिए हमारे जो ऑडिटोरियल लेखक है एडिटोरियल लेखक जो है उन्होंने कहा कि इसलिए आवश्यक है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसके लाभ क्या होंगे एक देश एक चुनाव के, पूरा आपका मेंस का एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा इस आर्टिकल से। सत्तारूढ़ दल हमेशा चुनाव अभियान मोड में रहने के बजाय कानून और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अब बार बार चुनाव नहीं होगा, एक बार चुनाव हो जाएगा। एक देश एक चुनाव कहने का मतलब कि लोकसभा और सारी विधानसभा का चुनाव अगर एक साथ हो जाएगा तो इससे क्या होगा ना कि 5 साल तक लोग फ्री हो जाएंगे, नेताएं, कोई चुनाव प्रचार का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो इसका परिणाम ये होगा कि वो डायरेक्ट किस पे ध्यान देंगे, नीतियों पे ध्यान देंगे, देश के विकास पे ध्यान देंगे। ठीक है, प्रशासन में कुशलता और दक्षता आएगी, धन के व्यय में कमी आएगा, एक ही बार जो पैसा खर्चा होना होगा वो हो जाएगा चुनाव करवाने में। नीतियों और कार्यक्रम में निरंतरता आएगी, सरकार द्वारा लोक लुभावन उपायों में कमी आएगा। ऐसे बार बार लोक लुभावन देना पड़ता है ना, इस साल दो, अगले साल दो, जहां इलेक्शन होगा वहां पे जाके लोक लुभावन दो, तो उसमें भी कमी आ जाएगी। एक बार पूरा प्रॉमिस कर डालेंगे 5 सालों का कि देखिए इस बार आप हमें सत्ता में लेके आते हो तो हम आपके लिए ये चीज करेंगे, तो वो एक बार ही होगा ना 5 सालों के लिए। ऐसे तो हर एक साल उसको क्या करना पड़ता है, आज यहाँ पे इलेक्शन है तो यहाँ पे जाके लोगों को लोक लुभावन दो, आज वहां पे है तो वहां पे जाके लोगों को दो, तो ये सारी चीजों में क्या आएगी, कमी आएगी। क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ पाने में भी सक्षम होंगे। ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको, लाभ दिख रहे हैं। अब चुनौतियां क्या है, तो संविधान परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अब देखिए अगर एक देश एक चुनाव होगा ना तो उसमें क्या होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा इसको देखिए। तो आर्टिकल 83 में संशोधन करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये संसद के सदनों के कार्यकाल से संबंधित है। किसमें, आर्टिकल 83 में। उसके बाद देखिए आर्टिकल 85 को देखिएगा, तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने संबंधित है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे है ना कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो एक भाई एक देश एक चुनाव होगा तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो कि लोकसभा ही भंग कर दोगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद 172 राज्य विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित प्रोविजन करना पड़ेगा, अमेंडमेंट। आर्टिकल 174 में करना पड़ेगा जो कि विधानसभा के विघटन से संबंधित है। आर्टिकल 356 में जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 में भी संशोधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि संसद और विधानसभा दोनों के कार्यकाल स्थिरता हेतु, क्योंकि दोनों का कार्यकाल अगर स्थिर होगा तभी तो आप करवा सकते हो ना एक देश एक चुनाव। एक साथ चुनाव संबंधित आवश्यक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियों और कार्यों का पुनर्गठन करना होगा। मतलब इनके शक्तियों को रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है एक देश एक चुनाव करवाने के लिए। किसकी, तो भारत के निर्वाचन आयोग की। आरपीए 1951 की धारा 2 में एक साथ एक चुनाव की परिभाषा जोड़नी होगी, और ये सब कैसे हो सकता है इसको देखिए। ठीक है, आगे की राह क्या है, तो 2 चरणों में निर्वाचित आयोजित करना। 2 चरणों बोले तो इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन इस साल है, ठीक है, और अगले साल बिहार विधानसभा का इलेक्शन है, और इसके ठीक पहले आपने देखा राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में हुआ। तो जो आसपास में जो चुनाव होने वाले थे ना उनको हम क्या करें, एक साथ कर ले चुनाव। ठीक है, और जो थोड़ा सा लंबा है, मतलब 1-2 साल के बाद होने वाले जिस राज्य में चुनाव, तो उनको आपस में कर ले। ठीक है, मतलब कि देखें कि कम फासला किस राज्य के चुनावों में है, तो उनको एक साथ करवाया जा सकता है। इसलिए बोला जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव का हम आयोजन कर सकते हैं। समय से पहले विघटन से बचना होगा, जैसा कि ईसीआई ने सिफारिश की है। लोकसभा के मामले में
अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में इस प्रस्ताव के साथ ही एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए भी विश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये सारे चीज आपको बताया जा रहा है कि आप एज अ ऑफिसर, क्योंकि आपको कॉपी में लिखना होता है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दिया, अब बताओ कि आप क्या कर सकते हो एज अ ऑफिसर, आप क्या कर सकते थे एक देश एक चुनाव को संपादित करने के लिए। तो आप बता रहे हो कि हम ये काम क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। या सामान्य तौर पे विधानसभाओं के समय से पहले विघटन के मामलों को समाप्त करना होगा। अब विधि आयोग ने क्या सिफारिश की है, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी विधानसभाओं के लिए निर्वाचन जिनका कार्यकाल लोकसभा के साधारण निर्वाचन के 6 महीने बाद समाप्त होने वाला है, एक साथ कराया जा सकता है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो विधि आयोग की सिफारिश पे, ठीक है, या फिर उनके अकॉर्डिंग अनुसार। हालांकि ऐसे निर्वाचन के परिणाम स्वरूप विधानसभा के कार्यकाल के अंत में घोषित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये एक मॉडर्न क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है एक, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको लिख के, ठीक है, और जो हमारा ग्रुप है उसमें सेंड कीजिए, देखते हैं, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बार बार चुनाव के कारण बढ़ते आर्थिक बोझ, विकास प्रभावित और चुनाव में मतदाताओं की घटती भागीदारी को देखते हुए एक देश एक चुनाव उक्त समस्याओं के समाधान के साथ 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 कई चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है, चर्चा करें, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक देश एक चुनाव के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, आप उसको स्पष्ट करके अपना निष्कर्ष लिखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लिख के ग्रुप में भेजिएगा, आपको अब देख लिया जाएगा कि आपका आंसर, ठीक है, चेक कर दिया जाएगा उसको। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोग को कैसा लगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिए, ठीक है, और सेशन को शेयर भी कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।